हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियन लर्निंग पे। एक और बेहतरीन टॉपिक हम आज रिवाइज करने वाले हैं। आजकल मैं आपको स्टैटिक जीके का कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूं और ये हमारा ताबड़तोड़ रिवीजन चल रहा है। बैक टू बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। टारगेट हम सीजीएल अभी 2023 को कर रहे हैं, पर उस एग्जाम के थ्रू आप जितने अन्य वनडे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, सब बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स ये वाला होने वाला है। तो ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है जिसमें हम आपको 79 दिनों में कंप्लीट रिवीजन करवा रहे हैं आपके पूरे कोर्स का। ठीक है, मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं और बाकी टीचर्स के बारे में मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर सब कुछ बताऊंगा। तो तब तक जुड़ के रहना है क्लास में। और मेन मुद्दा यह है कि स्टैटिक जीके जो आपके पेपर में अच्छा खासा वेटेज रखता है, अगर आप सीजीएल का 2022 का पेपर एनालाइज कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा सबसे ज्यादा वेटेज जो आया वो स्टैटिक जीके में से आया। कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, फेस्टिवल हो गए, डांसेस हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारे जो टॉपिक्स हैं मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। और सिर्फ सीजीएल के क्वेश्चंस ही नहीं, आपके जितने भी और एग्जाम्स होते हैं, डिफेंस के एग्जाम उठा लो, एफ कैट, सीपीओ, रेलवे, DSSB, कांस्टेबल, सबके मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवाता हूं। हर क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से निचोड़ेंगे। एक एक इंफॉर्मेशन जो उस क्वेश्चन के अलावा आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी आपकी कंफर्म हो जाएगी यहां पे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश होते रहेंगे। पहले आपको पॉज करना है, खुद लगाना है और उसके बाद देखना मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उसमें हम 7 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर करते हुए चलेंगे। इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना और तभी जज करना कि आपका टाइम यहां पे जो आपने लगाया वो यूजफुल रहा या नहीं। इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो अब ये इंसुलिन क्या होता है पहले ये देख लीजिए। इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है। और ये कौन सिक्रीट करता है, आपकी बॉडी का कौन सा अंग जो है वो इसे सिक्रीट करता है, तो वो है पैनक्रियास। पैनक्रियास में भी स्पेसिफिकली जो बीटा सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं? बीटा सेल्स। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इस हार्मोन का काम यह होता है जो आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर मान लीजिए इंसुलिन बॉडी, अगर मान लीजिए पैनक्रियास खराब हो गए और इंसुलिन ढंग से सिक्रीट नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? तब वो ग्लूकोज आपके ब्लड में मंडराएगा और उसी को कहते हैं शुगर की बीमारी। ठीक है ना? तो आपकी शुगर की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए आपने सुना होगा कि इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। तो ये रोल होता है इंसुलिन का। साफ और सरल भाषा में ये मतलब है। तो अब इंसुलिन की डिस्कवरी पूछ रहा है। इंसुलिन की डिस्कवरी मतलब इंसुलिन ऑलरेडी आपकी बॉडी में बनता है, पर एक्सटर्नली देना पड़े तो ये ऐसा पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्मोन था। फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्मोन जो बनाया गया वो था इंसुलिन। तो ये सवाल भी पेपर में बन सकता है। अब बात आती है इस आर्टिफिशियल हार्मोन को बनाया किसने, तो इसे डिस्कवर किया था, आपका जवाब होना चाहिए एफ बेंटिक, फ्रेडरिक बेंटिंग, और साथ ही इनके थे चार्ल्स बेस्ट। इन्होंने 1923 में इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये सवाल आपसे एग्जाम में जरूर बन सकता है। बाकी ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो एफ बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पे लिखा है एडवर्ड जेनर। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने लिए हैं, कुल मिला के 50 से ऊपर लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं पूरे ओवरऑल जनरल अवेयरनेस के लिए। अभी भी आप जुड़े हो तो स्टैटिक जी के रेगुलर रिवाइज कर सकते हो और मेरी पूरी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जनरल स्टडीज प्लेलिस्ट करके। तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या फिर फादर ऑफ वैक्सीनेशन। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने की पहली वैक्सीन, दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन की इन्वेंशन, खोज इन्होंने ही करी थी, एडवर्ड जेनर ने। तो ये कौन सी वैक्सीन थी ये पेपर में पूछ सकता है। तो एक बड़ी जानलेवा बीमारी होती थी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन इन्होंने 1797 में डिस्कवर करी थी और ये इन्होंने वैक्सीन बनाई थी कि काउ पॉक्स एक बीमारी इन्होंने बनाई जिससे कि उसे इंजेक्ट करते थे, बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है। तो स्मॉल पॉक्स को दूर करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है जी।
ऑप्शन सी देखते हैं, एक एक ऑप्शन को देखेंगे जो जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो मैं बात करूं अगर रोनाल्ड रॉस की, तो सब कुछ वैसे काफी चीजें मेरी रिपीट भी होंगी इस लेक्चर में, जिन्होंने पहले से लेक्चर देखे, और बहुत सी नई चीजें भी आएंगी। तो रोनाल्ड रॉस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मच्छर होता है फीमेल एनोफिलीज, उसके काटने से हो जाता है मलेरिया अगर उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम है तो, यानी पैरासाइट जो है मलेरिया करने वाला उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो इसमें कंफ्यूजन आता है। अगर आपसे पूछ ले कि पैरासाइट जो है मलेरिया का, उसकी खोज किसने करी थी, आंसर होगा आपका अल्फोंसो डी लेवरन, अल्फोंसो लेवरन। पर अगर पूछ ले कि यह बीमारी एक मच्छर के काटने की वजह से होती है, तो यह डिस्कवरी रोनाल्ड रॉस ने करी थी। और रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, यह बात मैं आपको बता रहा हूं 1897 की। इस टाइम पे जो मच्छर था, मादा मच्छर होती है फीमेल एनोफिलीज, उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके उन्होंने उस प्रोटोजोआ को देखा, यानी प्लाज्मोडियम को देखा। तो तब समझ में आया कि ये मच्छर के काटने की वजह से होती है। और इनकी इसी डिस्कवरी के लिए इनको सन 1903 या 2 में नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन के लिए। ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, और ये स्टैटिक जीके का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन, पर ये नहीं सब कुछ रट्टा मारना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको यहां पे करवाया जा रहा है। लेक्चर अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर कर देना, बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड। तो बहुत इजी सवाल है, पर इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनती है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आंसर ज्यादातर बच्चों को पता होगा, अटल टनल है। ठीक है, अटल टनल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखी गई। अटल टनल जो है इसको आप रोहतांग टनल भी कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो, रोहतांग टनल। अब बात आती है कि ये अटल टनल है कहां पे। अगर आपसे माउंटेन रेंज पूछ ले तो वो है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज है पीर पंजाल। ठीक है, और स्टेट कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की। कौन से हाईवे पे है ये वाली टनल, तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 3। और ये वाली जो टनल है दुनिया की सबसे ऊंचाई पे बनी हुई टनल है, और दुनिया की सबसे लंबी टनल है। अभी मैं आपको इसकी लेंथ भी बताऊंगा। इस टनल को बनाया किसने है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस टनल को बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। जो बॉर्डर पे आपकी सड़कें पड़ती हैं उनका मेंटेनेंस, नई सड़कें बनाना, टनल्स बनाना, यह काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से आपसे एक सवाल पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भैया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ज्यादातर के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और उसके बाद में अगर पूछ ले करंट से क्वेश्चन कि अभी इसके हेड कौन है, तो जो इसके डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीआरओ के बारे में इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि ये जो अटल टनल है इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में रिपीट हो चुका है। तो इसकी टोटल लेंथ है 9.02 किलोमीटर, और 10,000 फीट से भी ऊपर की ऊंचाई पे ये टनल बनी हुई है। अब ये टनल जो है किस से किसको कनेक्ट करती है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टनल कनेक्ट करती है मनाली को, जो मनाली टू ले जो रास्ता जा रहा है उसको काफी आसान कर दिया इसने। केलोंग वैली है उससे कनेक्ट करती है लाहौल स्पीति के अंदर। तो मनाली को लाहौल स्पीति वैली से ये डायरेक्ट कनेक्ट करती है। और जो रास्ता मनाली से ले तक जा रहा है, जो सर्दियों में बंद हो जाता था, पर अब एक्सेसिबिलिटी अच्छी खासी हो गई इसकी वजह से, और कुल मिला के ये 46 किलोमीटर आपका बचा लेता है, 46 किलोमीटर। और पहाड़ों पे देखें तो तकरीबन 4 से 5 घंटा सेव हो जाता है। सिंगल ट्यूब टनल है, बेहतरीन टनल है अटल टनल, दुनिया की सबसे लंबी टनल और सबसे हाइट पे बनी हुई टनल। ठीक है, तो ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल याद रखनी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मेरे को दिख रहा है जवाहर टनल, तो उसके बारे में भी एक दो बातें जान लीजिए। जवाहर टनल जो है इसको बनिहाल टनल भी कहा जाता है, और ये जम्मू कश्मीर के बनिहाल पास पे है। सेम पीर पंजाल रेंज पे ही है, ये बनिहाल पास पे है।
अब बात आती है ये किन दो जगहों को कनेक्ट करती है, और ये दोनों जगह एक दूसरे से कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी था लोगों के लिए भी और उस वक्त आर्मी के लिए भी, क्योंकि 1947-48 में जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उस वक्त चीजें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद ही इस टनल का जो है निर्माण हुआ, और ये जाती है आपकी भैया जम्मू से लेके श्रीनगर को कनेक्ट करती है। श्रीनगर, यह भी 3.25 किलोमीटर की टनल है। 1956 में ऑपरेशनल हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे इस टनल का नाम है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन से ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आप क्लास के एंड तक जाते हो तो आप इवैल्यूएट करोगे कि इतने कम टाइम में मैंने आपको 80 कम से कम 80 क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिए होंगे। ये एक एक बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि अपने आप में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है। द सिटी ऑफ ब्यूटी और द ब्यूटीफुल सिटी इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। आपके भी घर पे अपने अपने निकनेम होते हैं, ठीक है, चिंटू, पिंटू, सोनू, वैसे ही शहरों के भी कुछ ना कुछ निकनेम्स होते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर अलग से भी लेक्चर आए हुए हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी आखिरी के 5-6 लेक्चर्स आपके स्टैटिक जीके की हैं और आगे भी यही आएंगे। तो पूछ रहा है कि ये जो नाम है सिटी ऑफ ब्यूटी या ब्यूटीफुल सिटी, ये किसका निकनेम है? तो आपको ऑप्शन पढ़ के लग सकता है कि यार श्रीनगर भी हो सकता है, बड़ा सुंदर है वो, कश्मीर भी हो सकता है। तो एक काम करते, चारों ऑप्शंस के मैं आपको निकनेम्स बता देता हूं। पहले भी मैंने बताया है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। कश्मीर को बोला जाता है हेवन ऑन द अर्थ, जन्नत है ये, हेवन ऑन द अर्थ, ठीक है, हेवन ऑन अर्थ। साथ ही से कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड बहुत ही खूबसूरत देश है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो कश्मीर तो का तो हो गया, बस ये दो निकनेम आपको याद रखने हैं। श्रीनगर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि यहां पे बहुत सुंदर सुंदर झीलें हैं, लेक्स हैं। डल लेक यहां है, वूलर लेक यहां है, नगीना लेक यहां है। अब सिटी ऑफ लेक्स में भी कंफ्यूजन पैदा होता है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होता है? सिटी ऑफ लेक्स सिर्फ एक सिटी को नहीं कहा जाता, कई सिटीज को कहा जाता है। श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, ये चीजें लिख लेना नोटबुक में। भोपाल को कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स, और किसको कहते हैं? नैनीताल को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। ये सारी चीजें छोटी छोटी अपने राइटिंग में मिनी नोट्स आप बना के बार बार रिवाइज करते रहना, तो बढ़िया आपका पेपर तक जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग हो जाएगी। बेंगलुरु की बात करें तो एक नहीं अनेक निकनेम है इनके, जैसे कि स्पेस सिटी। स्पेस सिटी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्पेस सिटी? क्योंकि यहां पे बहुत सारी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इसरो का हेडक्वार्टर यहां है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसरो से आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में। और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 बेंगलुरु में है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? पहले के सिवान थे, अभी एस सोमनाथ है। तो यह सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है, यह भी लिख लीजिए। बेंगलुरु को और क्या कहा जाता है? आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन सॉफ्टवेयर कंपनीज यहां पे है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड और पढ़ा लिखा यूथ यहां पे जॉब करता है। बेंगलुरु हब है पूरा, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया से कहा जाता है, साइंस सिटी भी से कहा जाता है। तो ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं, ऑप्शन बचा डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इसको कहा जाता है द ब्यूटीफुल सिटी। ये बहुत ही सुंदर शहर है और ये सबसे वन ऑफ द फर्स्ट प्लैन्ड सिटीज में से एक है। इसे फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया था, उसका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि उसके इन डिजाइन्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी डाला गया है। यह है ली कॉर्बूसियर। ली कॉर्बूसियर बहुत ही सुंदर शहर है, सुखना झील है, यहाँ पे रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। द ब्यूटीफुल सिटी, सिटी ऑफ ब्यूटी इज आर चंडीगढ़। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is the only member of the Indian Air Force to be honored with the परमवीर चक्र? अब परमवीर चक्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया में और वॉर टाइम में मिलता है। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये तीनों वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं और इनमें सबसे सर्वोच्च है आपका परमवीर चक्र। अब क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इकलौता
इंसान है, एक लौता ऐसा ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स का जिनको की परमवीर चक्र मिला हुआ है। तो ये एक एक्सेप्शन बन गई है। तो अपने आप में क्वेश्चन है, आज तक 20 से 21 लोगों को ये परमवीर चक्र टोटल दिया जा चुका है। तो वॉर टाइम अवार्ड मैंने आपको बताया, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। पीस टाइम भी मैंने आपको बताए थे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इसी क्रोनोलॉजी में इसको याद रखना। परमवीर चक्र की बात करूं तो इसके जो सबसे पहले रिसिपिएंट थे, सबसे पहला किसको मिला था, ये जो इंग्लैंड देता था ना आयरन क्रॉस, उसको रिप्लेस करके आया परमवीर चक्र। तो सबसे पहला मिला मेजर सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा। पर इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो एयरफोर्स के थे वो थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिक्खो। निर्मलजीत सिंह सिक्खो सिर्फ एक लौते ऐसे एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिनको कि परमवीर चक्र मिला है। लेटेस्ट सबसे आखिरी में मिला है कैप्टन विक्रम बत्रा को, और 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी। तो ऐसे कौन से कारगिल वॉर हीरोज हैं जिनको की कारगिल की जो लड़ाई हुई थी द्रास सेक्टर आपका नुब्रा वैली में, तो इस टाइम पे इसके बाद किस किस को परमवीर चक्र मिला। तो ये 4 नाम याद रखना। सबसे पहला आप याद रखेंगे राइफलमैन संजय कुमार, बहुत अदब से इनका नाम लेना हमेशा, राइफलमैन संजय कुमार, ठीक है। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है। उसके बाद मिला किसको, लेफ्टिनेंट। ये सारे 4 लोग हैं जो आपको याद रखने हैं 1999 से। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और ये आपको पता भी होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, मनोज कुमार पांडे, और एक मोस्ट पॉपुलर जिनके ऊपर अभी हाल ही में मूवी भी आई थी, कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है जी। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। परमवीर चक्र से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये याद रखना, आपके किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। और कोशिश मैंने ये करी है कि सीजीएल का एक टच बना के रखूं, क्योंकि अभी हाल ही में आपका पेपर आने वाला है 16 जुलाई को, 16 या 14 जुलाई से आपका एग्जाम है, ठीक है ना। तो आई होप आप रिवीजन के लिए ही यहाँ पे आए हो। आपका टाइम एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। हर सब्जेक्ट पे अभी इक्विवेलेंट फोकस बनाना बहुत जरूरी है। अगर रेगुलर बेसिस पे जीके को 1-2 घंटा, क्योंकि आई होप कि अभी आप रिवीजन वाले फेज में होंगे, तो ये क्लासेस से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो रिवीजन वाला पार्ट है वो एक स्पीड से हो जाएगा, और 1 से 1.5 घंटे में हम उन क्वेश्चंस पे नजर मारेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Which of the following Indians won the Nobel Prize in Literature? अब नोबेल प्राइज की कहानी मैंने आपको बताई थी। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे इस प्राइज को रखा गया। उन्होंने ही अपनी धन संपत्ति इस प्राइज के लिए रखी थी। 1901 से ये प्राइजेस की शुरुआत हुई, और अल्फ्रेड नोबेल ने खोज किसकी करी थी, डायनामाइट की। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, दोबारा नहीं, अभी आगे कभी रिपीट करेंगे। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसा कौन से इंडियन है जिन्हें लिटरेचर में मिला। तो एक लौते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला। कब मिला इनको नोबेल प्राइज? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, इनका जो बर्थडे आता है वो 7 मई में आता है। 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ। काफी टैलेंटेड थे ये, इनकी पूरी फैमिली ही टैलेंटेड थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। इन्हें एक नाइटहुड का टाइटल दिया गया था किंग जॉर्ज 5 के द्वारा, ये मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था। नाइटहुड का टाइटल जो इन्हें मिला था, ये इन्होंने जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ, तो उसके बाद इन्होंने इस टाइटल को अंग्रेजों को दे के मुंह पे मारा कि मुझे नहीं चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो किताब थी, जो बुक थी, उसके अंदर एक पोएम्स का कॉम्पाइलेशन था, उसको कहा जाता है गीतांजलि। गीतांजलि, बस इसी किताब के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला। नोबेल प्राइज किन किन फील्ड्स में दिया जाता है? पीस में, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, और फिर बाद में इकोनॉमिक्स भी इसमें ऐड किया गया 1969 में। तो गीतांजलि ये वो नोवेल है जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला, ये नाम पूछा जाता है पेपर में। इसके अलावा और दूसरे कौन सी बुक्स हैं जो इनकी जरूरी बनती है एग्जाम में? तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए,
बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिखता हूं, मुझे ऐसा लगता है मेरी हैंडराइटिंग आपको शायद डिकोड ना कर पाओ, इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूं। अब भी नहीं कर पाओगे तो मैं मान जाऊंगा आपकी गलती नहीं है, पर मैं जो बोल रहा हूं वो तो सुनाई दे रहा होगा, तो वो अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। आगे मैं पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अच्छे से बना के। गोरा हो गई, काबुली वाला, गोरा काबुली वाला, चोखर बाली, ये नाम भी बहुत जरूरी है, चोखर बाली। और क्या याद रखोगे, द पोस्ट मास्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नॉवेल्स आपसे पूछ सकता है किसने लिखे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। साथ ही हमारे देश का जो नेशनल एंथम है जनगण मन, और बांग्लादेश का भी आमार सोनार बांग्ला, 1905 में जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट हुई थी वहां इन्होंने ये गाना गाया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी से ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात आती है ऐसे कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो यूं तो बहुत है, क्योंकि 8 से 9 है जो इंडो अमेरिकन है, कोई प्रॉपरली इंडियन नहीं है। जो प्रॉपरली इंडियन सिटीजन थे उसमें मैं आपको बता देता हूं कि एक तो हुए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, फिर 1930 में मिला फिजिक्स के अंदर सीवी रमन को। इन्होंने खोज करी थी रमन इफेक्ट की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड था। 1930 या 1928 में जब इन्होंने बताया कि मैंने खोज करी है, 28 फरवरी को जब इन्होंने अनाउंसमेंट करी, तो उसी के उपलक्ष्य में हम आज की डेट में नेशनल साइंस डे मनाते हैं, ये याद रखना। फिर मिला 1979 में, और ये मिला मदर टेरेसा, वो ऑब्वियसली पीस में मिला इनको, मदर टेरेसा। और फिर उसके बाद में 1998 में किसको मिला, आपके जिनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन से मैंने आपको पहले बुक बताई हुई है, कौन सी थी, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, कई बार पूछी जाती है पेपर में, द आइडिया ऑफ जस्टिस कई बार पूछी जाती है, तो ये नाम याद रखने हैं। और 2014 में मिला कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए, कैलाश सत्यार्थी। कई बार पूछता है अमर्त्य सेन को किस चीज के लिए मिला, तो इनको मिला था इकोनॉमिक्स में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले अभी इंडो अमेरिकन कौन थे 2019 में जिनको मिला, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को भी इकोनॉमिक्स में मिला था। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये बुक्स आपको रविंद्रनाथ टैगोर से याद रखनी है। हर एक क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बनेगी जरूर दूंगा आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब जो उन्होंने खुद से लिखी अपनी जीवनी, तो इसमें से कौन सी है, ये चारों ही किताबें एज इट इज याद रख लो, क्योंकि ये चारों ही बुक्स एपीजे अब्दुल कलाम की हैं। इग्नाइटेड माइंड्स कई बार पूछी जाती है पेपर में, तो याद रखना इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट्स, इनडोमिटेबल स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ इंडिया। हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे और मिसाइल मैन भी ने कहा जाता था, तो ये बुक्स इनकी बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट थे, इतने बड़े शख्स थे, तो प्रेसिडेंट और पॉलिटिशियन से रिलेटेड कई बार आपसे बुक्स पूछ लेता है, तो दो चार जो मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट से बताऊं तो वो आप याद रखेंगे। एक तो आप याद रखना राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, शायद मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। राजेंद्र प्रसाद की जो बुक थी उसका नाम था इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। तो ये हो गई याद, एपीजे अब्दुल कलाम की बता दी। अच्छा, और आपसे किसकी पूछ सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनकी जो पोएम्स इन्होंने लिखी थी तो वो थी मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं, तो ये किताब इन्होंने लिखी। अच्छा, और आपसे पूछ सकता है इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मोदी ने कौन सी लिखी थी अभी, एग्जाम वॉरियर्स। जब ये करंट में था तो खूब पूछा गया था क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स, तो ये भी याद रख सकते हो, आ सकता है पेपर में, तो याद रखना ही रखना है, एग्जाम वॉरियर्स हो गया। अच्छा, और अगर आपसे पूछ ले मनमोहन सिंह ने कौन सी लिखी, मनमोहन सिंह जी ने, तो इन्होंने लिखी कौन सी, चेंजिंग इंडिया। यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए, चेंजिंग इंडिया। हैंडराइटिंग समझ में आती हो तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
ठीक है, मोदी बता दी, मनमोहन सिंह जी के बारे में बता दिया, चेंजिंग इंडिया, और पीवी नरसिम्हा राव की भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने और साथ में मनमोहन सिंह जी ने मिलके एलपीजी लाए थे इंडिया में। पीवी नरसिम्हा राव की किताब है द इनसाइडर, ये किताब भी फेमस है और पूछी जा सकती है। इंदिरा गांधी की किताब एक लिख लीजिए, यहां पे मैं यहां लिखवा देता हूं, इंदिरा गांधी की है द ट्रूथ। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आपके बन सकते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स वाले हिस्से से। अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं कुछ करंट अफेयर्स भी अब इंक्लूड करने लगूंगा स्टैटिक जीके में, तो बिल्कुल आपको वो भी क्लासेस देखनी है। अब रोज बेसिस पे आप अगर जुड़ते हो मेरे से तो बस बेहतरीन आपकी रिवीजन हो जाएगी पेपर आने तक। बाकी आपकी साइंस के लेक्चर्स भी चल रहे हैं, अभी अभिषेक सर आपको साइंस पढ़ाते हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। रोहित सर रीजनिंग कराते हैं, उनकी प्लेलिस्ट वहीं मिल जाएगी, और साथ ही इंग्लिश वाले सर की भी प्लेलिस्ट वहां पे मिलेगी। आर के नारायण इज फेमस फॉर हिज बुक, कई बार घिसा पिटा सवाल है, बहुत बार पेपर में बनाई है आर के नारायण जी के बारे में। आर के नारायण जी ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, तो मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो 4 किताबें आप इनसे याद रख सकते हो। पहले दूरदर्शन पे आता था स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, और मालगुडी डेज तो काफी लोगों ने देखा भी होगा, काफी इंटरेस्टिंग होता है मालगुडी डेज। और आप क्या याद रखोगे, द इंग्लिश टीचर। और क्या याद रख सकते हो, द गाइड, इंपॉर्टेंट है द गाइड। तो ये 4 बुक्स अगर आप याद रख लेते हो तो 90% चांस है आर के नारायण से ये बुक्स आपसे पूछ लेगा। अच्छा, और मुझे क्या ऑप्शन में दिख रहा है, रूम ऑन द रूफ, तो आपका आंसर तो हो जाएगा मालगुडी डेज। पर बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, रूम ऑन द रूफ, द एंग्री रिवर, ये 2 किताबें याद रखो। साथ ही इसमें ऐड कर लो अ ब्लू अम्ब्रेला मैं यहां लिख देता हूं, ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, दिल्ली इज नॉट सो फार, दिल्ली इज नॉट फार, फ्लाइट ऑफ द पीजन्स, इस तरह के नाम किसकी किताबों के होते हैं, फ्लाइट ऑफ द पीजन्स। ठीक है, तो ये बुक्स किसकी हैं, ये 5 किताबें हो गई, रूम ऑन द रॉफ, द एंग्री रिवर, ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली इज नॉट फार, फ्लाइट ऑफ द पीजन्स। तो आपको इनका नाम याद रखना है, फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड से ये किताबें इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, जिन बुक्स के अंदर कई नॉवेल्स ऐसे होते हैं, आपको वर्ड मिलेगा हिंदू, आपको वर्ड मिलेगा इंडिया, तो डायरेक्टली शशि थरूर लगा देना। शशि थरूर की किताबें, द ग्रेट इंडियन नोवेल, पैक्स इंडिका, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट किताब है, व्हाई आई एम अ हिंदू, तो ये बुक्स हो गई शशि थरूर की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपसे डिस्कस करी हैं बुक्स एंड ऑथर्स वाले पार्ट से। पूरा लेक्चर अगर देखना चाहते हो बुक्स एंड ऑथर्स का, वो भी प्लेलिस्ट में दे रखा है, नीचे की तरफ होगा, थोड़ा देख लेना। ऊपर आपको लेक्चर्स मिलेंगे पॉलिटी के, हिस्ट्री के, तो वहां से भी देख सकते हो अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो। एवरी ईयर वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे is celebrated to mark the establishment day of World Meteorological Organization on which date? सवाल उसका ये है कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी दिन बनी थी, उस दिन को याद करने के लिए वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे बनाया जाता है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है दुनिया भर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना के रखना क्लाइमेट से संबंधित जानकारी के लिए, बाकी उसमें रिसर्च, साइंटिफिक नॉलेज, इन सब के लिए वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 23 मार्च को, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 मार्च। ठीक है, इस दिन इंडिया में शहीदी दिवस भी होता है। क्यों? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में 23 मार्च को ही फांसी हुई थी। तो 23 मार्च को होता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे। और 23 मार्च कब इसकी स्थापना हुई? 1950 में। इसका हेडक्वार्टर कहां होगा आप बताइए? डब्ल्यू से शुरू, ओ पे खत्म। पहले भी मैंने बताया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के हेडक्वार्टर हैं जेनीवा। जेनीवा कहां है? स्विट्जरलैंड। तो ज्यादातर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड यहीं पे मिलेंगे।
अब बात आती है कि इनके जो अभी करंट प्रेसिडेंट है, हेड है, उनका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, जरहार्ड आड्रियन। जरहार्ड आड्रियन, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने फनी सी बनाई थी, शायद आपको याद हो जाए, उससे नहीं होता तो ऐसे याद कर लो, बता देता हूं। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस में डील करती है? मौसम से रिलेटेड चीजों में, क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों में। अब इमेजिन करो कि अगर आपके घर के बाहर, आप कहीं बाहर हो, आपको घर जाना है ना, और बीच में क्लाइमेट खराब हो जाता है। क्यों खराब हो गया? क्योंकि बारिश हो रही है, यानी रेन हो रही है। तो अब इस नाम को तोड़िए, GR को कर लीजिए घर। अगर ऐसे बारिश हो रही है तो आपका घर जाना हार्ड हो जाएगा या इजी हो जाएगा? घर जाना आपका हार्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाहर रेन हो रही है। तो ये थोड़ा सा सुनने में बड़ी इलॉजिकल लगती हैं ट्रिक्स, पर अगर एग्जाम में चमक गई आपको दिमाग में तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? बाकी मैं बार बार बोलता हूं, चीजों को रिपीट करो, बार बार पढ़ते रहोगे तो एक जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। कीप ऑन रिपीटिंग, चीजें याद हो जाएंगी। अब बात आती है 2023 के अंदर इसका जो थीम रखा गया, क्योंकि ये करंट से क्वेश्चन आ जाएगा। 2023 में इसका थीम क्या था? तो ये याद रखना, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जेनरेशंस। ठीक है, ये थीम आपको याद रखना है। द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस, इट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd of March। चलें आगे, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो यहां से याद करना है। एक दो क्वेश्चंस बचे हैं बस, अगर यहां तक लेक्चर देखा है, एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताऊंगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ 2-3 क्लासेस में नॉर्दर्न रिवर सिस्टम एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आपको इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगा के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बताई थी। अब पेनिनसुलर रिवर के बारे में पूछ रहा है। पेनिनसुलर रिवर कैसे? जैसे इंडिया जो है, जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है ना, तो वो हो गई नॉर्दर्न रिवर सिस्टम, जो पहाड़ों से नदियां निकल रही हैं। ब्रह्मपुत्रा हो गई, इंडस हो गई, गंगा हो गई, और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो गया जो ऐसे इंडिया का जो नीचे का डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, तो यहां पे जो नदियां होती हैं इनको पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहते हैं। अब इसका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा बिकॉज ऑफ इट्स एज, साइज एंड लेंथ। तो ऐसी कौन सी नदी की बात कर रहा है जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है? देखिए, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है, इंडिया पहले जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो तो बाद में प्लेट अलग होके यूरेशियन प्लेट में घुसी, तो उससे माउंटेन्स खड़े हो गए, उसके बाद उसमें नदियां बनी, तो वो बहुत बाद का प्रोसेस था। पर जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ये बहुत पुराना है, ये उससे भी पुराना है। अगर एज डिफरेंस पूछ ले कि कौन सा ज्यादा पुराना है, तो पेनिनसुलर नदियां जो हैं, जैसे नर्मदा, जैसे तापी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेरियार, ये सारी वो नदियां हैं जो पेनिनसुलर भारत में, जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। और उसी में से एक को कहा जाता है दक्षिण गंगा। तो कौन सी वो नदी है? मैं आपको पहले पेनिनसुलर रिवर बता देता हूं। ये देखिए, आप, आई होप कि आपको दिख रहा हो, पर मुझे यहीं से ब्लड दिख रहा है, तो हो सकता है आपको ना दिखे। ये मैंने फोटो उठाई तो थी, पर देख लीजिए, यहां पे ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आपको आइडिया तो लग जाएगा। ये पेनिनसुलर इंडिया है। अब जो पेनिनसुलर इंडिया में जो नदियां होती है ना, उसका क्या होता है, वो जहां से ज्यादातर वेस्ट साइड से राइज होती हैं और जाके खत्म हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट देखिए, वेस्टर्न घाट्स ऊपर है, ईस्टर्न घाट्स नीचे है, तो जो फॉल है वो नीचे की तरफ होता है, तो नदियां वेस्ट टू ईस्ट बहती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे नर्मदा, जैसे तापी, जो वेस्ट में ईस्ट में जाने की बजाय अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है वेस्ट में। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिफ्ट वैली बन जाती है, बीच में गैप आ जाता है, तो वो उधर बह जाती है। खैर, हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये गोदावरी नदी दिख रही है, तो गोदावरी के बारे में एक दो चीजें हम याद कर लेते हैं। आंसर तो हो गया गोदावरी। अब गोदावरी को ही कहा जाता है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो बड़ी सेक्रेट नदी है। इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा है, और गंगा के बाद पेनिनसुलर इंडिया में गोदावरी है। गोदावरी की कुल मिला के लेंथ 1465 किलोमीटर है। तो एक तो ये याद रखना, और ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है पूरे इंडिया की। नहीं, इंडिया की लॉन्गेस्ट हो गई
2525 किलोमीटर वाली गंगा, पर गोदावरी हो गई लॉन्गेस्ट इन द पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, अब बात करूं मैं 1465 किलोमीटर तो है, पर ये राइज कहां से होती है, उठती कहां से है? तो नासिक जो महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में है, वहां पे जो त्र्यंबकेश्वर घाट है, जहां पे आपका एक ज्योतिर्लिंग भी है, तो त्रिंबक घाट से ये नदी उठती है और फिर ये कहां कहां पे बहती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कहां कहां से आती है? ये देखिए, वेस्ट से उठेगी और यहां से मान लीजिए उठी है, महाराष्ट्र वाला एरिया कवर करा, फिर ये आगे इसकी जो और ट्रिब्यूटरीज हैं वो एमपी से भी आती हैं, फिर ये आगे आंध्र प्रदेश उड़ीसा होती होती और थोड़ा बहुत इसका छत्तीसगढ़ में भी है, और फिर ये बह जाती है इधर बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके ड्रेन कर जाती है। क्या सवाल बन सकता है इससे? लेंथ पूछ सकता है, दक्षिण गंगा वृद्ध गंगा पूछ सकता है, और क्या सवाल बनेगा? उठती कहां से है? नासिक से निकलती है, बहती कहां पे है? बे ऑफ बंगाल में बहती है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी सहायक नदियां कुछ याद रखनी है। कौन कौन सी है? एक तो याद रखना पूर्णा, दूसरा प्रणीता, इंद्रावती। ये नदियां आपको नाम दे देगा और बोलेगा इसमें से ट्रिब्यूटरी बता दो जरा एक बार गोदावरी की। पूर्णा, प्रणीता, इंद्रावती, दुधना और मंजरा। ठीक है, ये 5 नदियां आपको याद रखनी है। ज्यादातर इसी से सवाल बनेगा कि ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदियां। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी आज के लेक्चर की। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। और लंबा जाएगा लेक्चर तो ओवरलोड हो सकता है। चीजें मैंने आपको वही बताई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट और रुक जाइए। ये हमारा अभिनंदन बैच है, इसकी सारी क्लासेस कहां से अवेल करोगे? ये वीडियो अगर देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में जाओ, हर टीचर की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। ये आपकी पूरी फैकल्टी है, मैंने अपने आप के बारे में आपको बता दिया है। ये आपके साइंस वाले सर हैं, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेहतरीन तरीके से। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री आपको रिवाइज करना है, गो एंड वॉच हिज प्लेलिस्ट। उसके बाद में बात आती है कपिल सर की। इंग्लिश का बेहतरीन सेशंस ले रहे हैं ये, और पूरी प्लेलिस्ट वहीं पे है। और ये है रीजनिंग के जादूगर रोहित सर, बेहतरीन क्लासेस हैं, आप एक बार जाके ट्राई कीजिएगा। सारी चीजें आप देखोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लेक्चर्स ये करवाए जा रहे हैं। और अगर स्टैटिक जीके को कम समय में आप कवर करना चाहते हो तो रेडियन बुक कंपनी की लाजवाब किताब है, काफी लोगों का रिव्यूज आया इस पे। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से जहां पे भी मिल जाए, रेडियन बुक कंपनी की स्टैटिक जीके बुक एक बार लेके देखना। बहुत रीजनेबल प्राइस है और स्टैटिक जीके के लिए उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन दबा दो, और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को ना शेयर जरूर कर देना अगर यहां तक देखा है और लेक्चर में मजा आया है। तो मजा नहीं आया, मैं मना ही नहीं कर रहा आपको कि मत करो शेयर। और एनालाइज कीजिए कि आपका जो यहां पे आपने टाइम लिया है वो आपका इन्वेस्ट हुआ या नहीं हुआ, आपको कुछ फ्रूटफुल मिला या नहीं। अगर ऐसी ही और जानकारी पसंद है, इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो मिलूंगा मैं आपसे कल। ठीक है ना? तो सेम टाइम आपको, मतलब ये तो रिकॉर्डेड सेशन है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभिनंदन बैच डालोगे नेट पे तो अभिनंदन बैच आप यूट्यूब पर डालना, रेडियन लर्निंग डालना, तो आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे कल, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय योर स्टडीज। थैंक यू।